सरेंडर कर देते हैं। इस सरेंडर के साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर अब खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट चुका था और जन्म हुआ था एक नए देश बांग्लादेश का। पर आखिर इस वॉर की शुरुआत हुई क्यों? कौन सी ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थी जिसका यूज करके इंडिया ने ये वॉर जीती? क्या है 1971 वॉर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान का दो हिस्सों में टूटना शायद तभी लिखा जा चुका था जब पाकिस्तान बना था। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान दो जियोग्राफिकली सेपरेटेड हिस्सों में बना था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर थे। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड थी। वेस्ट के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट शुरुआत से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कम पॉपुलेशन होने के बावजूद बजट का अप टू 70% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था। ऑल्सो दोनों हिस्सों में मेजॉरिटी लोग तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज काफी डिफरेंट थी। जहां वेस्ट में ज्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के ज्यादातर लोग बंगालीज थे और बंगाली लैंग्वेज ही बोलते थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन बंगालीज पे उर्दू इम्पोज करने की कोशिश की। उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और बंगाली को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प्स और करेंसी से हटाना चालू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में इस लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वेस्ट के लिए विद्रोह की भावना जाग गई। लेकिन इन सब के बाद भी अगले 20 सालों तक पाकिस्तान की सिचुएशन काफी हद तक स्टेबल थी, पर यह सिचुएशन बहुत जल्द बदलने वाली थी। कट टू 1969, पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूल चल रहा था। कंट्री के प्रेसिडेंट और मिलिट्री के हेड थे जनरल याह्या खान। याह्या खान ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही पाकिस्तान में इलेक्शंस करवा के डेमोक्रेसी को वापस लाएंगे। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. और इस बार जो नेशनल असेंबली बनेगी, बेसिकली उनकी जो पार्लियामेंट बनेगी, उसमें पहली बार ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीट्स रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि ईस्ट की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। दिसंबर 1970 में ये इलेक्शंस हुए और जब उसके रिजल्ट्स आए तो पूरा पाकिस्तान शॉक में था। ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट की 169 में से 167 सीट्स जीत ली थी। 313 सीट्स की नेशनल असेंबली में अब उन्होंने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया था और अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मतलब पूरे पाकिस्तान को रूल करने वाला प्राइम मिनिस्टर अब ईस्ट पाकिस्तान से आने वाला था। नेचुरली वेस्ट में बैठे नेताओं और मिलिट्री लीडर्स को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो वेस्ट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से ही इनकार कर दिया। एज अ रिजल्ट नेशनल असेंबली कन्वीन नहीं हुई और अवामी लीग सरकार बना ही नहीं पाई। ये पूरा इंसिडेंट ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक था। वो सब बिट्रेड फील कर रहे थे। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स हुई, सिविलियंस और आर्मी में क्लैशेस चालू हो गए और जल्द ही एक मजबूत बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट आकार लेने लगा। इस पूरे मूवमेंट की डिमांड थी एक अलग देश, बांग्लादेश। प्रेसिडेंट याह्या खान को समझ आ चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान में उनकी पकड़ छूटते जा रही है। इसीलिए उन्होंने मार्च 1971 में इस मूवमेंट को रोकने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने का फैसला लिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर दी, ऑपरेशन सर्चलाइट। 21 मार्च 1971 की रात को ये ऑपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। अगले दिन शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान से अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया, लेकिन अरेस्ट होने से पहले ही वो बांग्लादेश को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। This may be my last message. From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours. इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम की शुरुआत करती है। सिविलियंस के ऊपर हैवी वेपन्स यूज करके अंधाधुंध फायरिंग की गई। अवामी लीग के लीडर्स और सपोर्टर्स को चुन चुन कर मारा गया। इस पूरे जेनोसाइड के दौरान करीब 30 लाख लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के हाथों अपनी जान गंवा दी। ऑपरेशन सर्चलाइट के जवाब में कुछ सीनियर बंगाली आर्मी ऑफिसर्स ने बंगाली रेजिस्टेंस की शुरुआत की। वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए एक सेना बनाने लगे और इस सेना का नाम मुक्ति बाहिनी रखा गया। लेकिन फिलहाल मुक्ति बाहिनी पाकिस्तानी आर्मी के एडवांस्ड वेपनरी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान अवामी लीग के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स ने बॉर्डर क्रॉस करके
के इंडिया में एंट्री ली। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तानी आर्मी की ब्रूटैलिटी से बचने के लिए लाखों सिविलियंस भी इंडिया में एज रेफ्यूजीज आने लगे। कुछ ही महीनों में इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा रेफ्यूजीज आ चुके थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम में रेफ्यूज ली थी। इंडिया ने काफी जेनरसली इन लोगों के लिए अपनी बॉर्डर्स को ओपन कर दिया था, लेकिन रेफ्यूजीज की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन लोगों का रहना, खाना, मेडिकल केयर और बाकी जरूरतों का पूरा भार इंडिया पे आ पड़ा था। उस समय इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए गवर्नमेंट को इंडियंस पे 5 पैसे का रेफ्यूजी टैक्स लगाना पड़ा था, जो लेटर्स भेजते वक्त स्टैम्प खरीदने के लिए देना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद ये बर्डन इतना बड़ा था कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स भी हो सकती थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट था। बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस रेफ्यूजी क्राइसिस और ईस्ट पाकिस्तान में चलने वाले जेनोसाइड को रोकने के लिए जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी इंडिया के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाती हैं। वो चाहती थी कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इमीडिएट मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दे, जिससे बांग्लादेश लिबरेट हो सके और रेफ्यूजीज वापस लौट सके। लेकिन सैम मानेकशॉ ने इमीडिएट अटैक करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके उन्होंने 2 मेन आर्गुमेंट्स दिए। सबसे पहला आर्गुमेंट था कि इंडियन आर्मी अभी इतना बड़ा अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो देश के अलग अलग हिस्सों में पोजीशन थी और उसे वॉर के लिए सही जगह में पोजीशन करने के लिए वक्त चाहिए था। इसके अलावा जीत के लिए जरूरी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की सफिशिएंट अरेंजमेंट करने में भी टाइम लगने वाला था। दूसरा आर्गुमेंट था कि इस अटैक के लिए तब का मौसम सही नहीं था। ईस्ट में मई के महीने में मॉनसून का टाइम था, जो वहां के कई एरियाज को दलदल में बदल देने वाला था, जिससे इंडियन आर्मी की मूवमेंट कई गुना स्लो हो जाएगी और पाकिस्तान का डिफेंस कई गुना इफेक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय बर्फ पिघलने के कारण हिमालय के कई पासेस खुल जाते हैं, जिससे चाइना के लिए इंडिया पे अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा और अल्टीमेटली इंडिया को एक 3 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। सैम मानेकशॉ का ये असेसमेंट इस बात का प्रूफ है कि वो एक ग्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। करीब 2500 साल पहले भारत में ऐसे ही एक और स्ट्रेटेजिस्ट हुए थे, चाणक्य, जो वॉर के साथ साथ ओवरऑल लाइफ में भी सक्सेस के सीक्रेट्स जानते थे। अगर आप भी अपनी लाइफ में चाणक्य की विनिंग स्ट्रेटेजी उतार कर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो मैं आपको आर्ट ऑफ विनिंग द चाणक्य वे बाइट रिकमेंड करूंगा। ये और बाकी सभी बाइट्स कुकू एफएम में हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन ये बाइट्स आखिर है क्या? बाइट्स बेसिकली कुकू एफएम का एक अमेजिंग सॉल्यूशन है हम जैसे बिजी लोगों के लिए, जो अपने बिजी शेड्यूल के कारण बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते। बाइट्स को सुनकर आप केवल 15 मिनट में पूरी बुक की की लर्निंग्स को कवर कर सकते हो। बाइट्स का भी काफी स्मूथ है। आप इन्हें मॉर्निंग वॉक करते हुए या खाना खाते वक्त या फिर सोने से पहले कभी भी सुन सकते हो। मतलब सुनो तेजी से और बढ़ो तेजी से। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी बाइट्स को जरूर चेकआउट करें। और अगर आप कुकू एफएम के सब्सक्राइबर नहीं है तो आप मेरा डिस्काउंट कोड शिवांशु50 यूज कर सकते हैं और फर्स्ट मंथ के लिए 50% ऑफ क्लेम कर सकते हैं और 99 की जगह केवल 49 रुपीज में कुकू एफएम को एक्सेस कर सकते हैं। कुकू एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो अब कहानी पे वापस आते हैं। सैम मानेकशॉ के तुरंत वॉर में ना जाने के आर्गुमेंट सुनने के बाद इंदिरा गांधी उनसे सहमत हो गई। उन्हें यह भी पता था कि यूएस और चाइना दोनों पाकिस्तान के साथ हैं और इसीलिए वॉर में जाने से पहले उन्हें किसी भी एक बड़े देश का डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए होगा। मीटिंग में डिसाइड होता है कि वॉर में जाने का सबसे सही टाइम आज से 4 महीने बाद करीब लेट नवंबर में होगा। तब तक इंडियन मिलिट्री पूरी तैयारी कर लेगी और इंडियन गवर्नमेंट अपनी डिप्लोमेसी से वर्ल्ड ओपिनियन को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करेगी, ताकि हो सके तो पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो सके और बिना वॉर के ही बांग्लादेश को आजाद कराया जा सके। 15 मई 1971 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खुद अटैक नहीं किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी को वेपन्स और ट्रेनिंग्स देने लगे, ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी से एक इर्रेगुलर वॉर लड़ सके और उन्हें कमजोर कर सके। इसी दौरान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स एक डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च करते हैं, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में इंडियन डेलीगेशन लेके जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करने को कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रपोजल रखा जाता है। सभी जगह रेफ्यूजी क्राइसिस के चलते इंडिया को सिंपैथी तो मिलती है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट सख्त कदम नहीं उठाता। इवन यूएसए, जो खुद को डेमोक्रेसी का रक्षक बताता है, वो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी का मर्डर करने में सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान यूएसए का क्लोज अलाय तो था ही, साथ में पाकिस्तान यूएसए और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट वो पाकिस्तान को मिलिट्री
और फाइनेंशियल एड तक प्रोवाइड कर रहे थे। इन सब के बीच अगस्त 1971 में इंडिया को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल होती है। इंडिया और सोवियत यूनियन ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर ली। मतलब अब इंडिया या सोवियत यूनियन में से किसी एक पे अटैक होने पर दोनों कंट्रीज मिल के उस दुश्मन से लड़ेंगी। वॉर के दौरान ये ट्रीटी इंडिया के बहुत काम आने वाली थी। नवंबर का महीना आ चुका था और इंडिया को ये रियलाइज